Hello friends, good morning to all of you and today in this video we are going to discuss about the futures, which is actually very important chapter from the module F of the risk management and for the conceptual point of view से भी काफी ज्यादा important chapter है, so kindly इसको end तक जरूर go through कीजिएगा. And if you want to get all the PDFs for the risk management and all the other electives of the CIIB and the compulsory subjects of CIIB, so for that particular purpose आपको simply और simply हमारी website iibf.info को visit कर लेना है. The website name is iibf.info. इसके ऊपर विजिट करेंगे, वहां पर सीआईबी के ऊपर क्लिक कीजिए, देन फर्दर सिंपली साइन अप ओवर देयर, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है. एंड आफ्टर दैट हेड टुवर्ड्स अ पीडीएफ सेक्शन एंड वहां पर आपको सभी सब्जेक्ट्स की पीडीएफ का एक्सेस मिल जाएगा. उनको फटाफट से गो थ्रू कीजिएगा. एंड फर्दर साथ के साथ वहां पर मेगा टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट एंड प्रीवियस क्वेश्चंस एंड साथ के साथ फुल कोर्स वीडियोस भी अवेलेबल है. तो फटाफट से वहां पर जाकर के साइन अप कीजिए एंड स्टार्ट एक्सेसिंग द सेम. सो अभी वापस आते हैं रिलेटेड टू द फ्यूचर्स ओवर देयर. तो फ्यूचर्स जो होते हैं, दीज आर बेसिकली आपके पास डेरिवेटिव्स होते हैं एंड स्टैंडर्डाइज डेरिवेटिव आपके पास कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो पर्टिकुलरली फ्यूचर एक्सचेंज के ऊपर क्रिएट किए जाते हैं. यानी कि ये प्रोडक्ट कहां पर क्रिएट होता है, ये एक स्टॉक एक्सचेंज जो कि फ्यूचर एक्सचेंजेस होती है उनके ऊपर ही क्रिएट किया जाता है. एंड फर्दर यहां पर जो बायर्स एंड सेलर्स हैं वो यहां पर डील करते हैं. बायर जो कि यहां पर किसी कमोडिटी को या फिर फ्यूचर को परचेज करना चाहता है, सेलर जो कि उसको बेचना चाहता है. जो बायर होता है वो लॉन्ग पोजीशन पर कहा जाता है एंड जो सेलर होता है उसे शॉर्ट पोजीशन पर कहा जाता है. दैट इज अ मेन कंसेप्ट रिलेटेड टू इट. अब यहां पर जैसे मैंने आपको पहले इसके जो बेसिक्स थे डेरिवेटिव्स के, उस केस में भी आपको बताया था कि डेरिवेटिव जो आपके पास होते हैं वो पर्टिकुलरली स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में होते हैं. यहां पर फ्यूचर्स के केस में खास करके बिकॉज इट्स रिलेटेड टू ये यहां पर कहां डील होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर इनको यहां पर डील किया जाता है इस वजह से. एंड इनकी जो ट्रेडिंग होती है वो एमटीएम बेसिस पर होती है, यानी मार्क टू मार्केट बेसिस पर होती है. अगर हम यहां पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट वर्सेस फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, तो जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं दे आर नॉट नेगोशिएबल. जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है वो आपके पास नेगोशिएबल नहीं होते, लेकिन जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं दोज आर नेगोशिएबल ओवर देयर. फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आपके पास स्टैंडर्डाइज नहीं होते, जबकि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आपके पास स्टैंडर्डाइज होते हैं. लिक्विडिटी की बात करें तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आपके ज्यादा लिक्विड होते हैं क्योंकि एक्सचेंज के थ्रू डील कर रहे हैं, जबकि फॉरवर्ड के केस में वो तो बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट है, दो पार्टीज के बीच में डील हो रही है. एंड अगर हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के केस में प्रॉब्लम्स रहती हैं, नॉन कंप्लायंस के रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, काउंटर पार्टी रिस्क उसमें एग्जिस्ट करता है. लेकिन इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो काउंटर पार्टी रिस्क आपके पास एग्जिस्ट नहीं करता है, स्टॉक एक्सचेंज बीच में आ जाती है. एंड फर्दर आप फ्यूचर्स का इस्तेमाल करते हुए अपने लॉस को रिड्यूस कर सकते हैं. आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है, आप ऑपोजिट पोजीशन ले सकते हैं, यानी कि शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं, लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं. अकॉर्डिंगली अपने लॉस को आप कम कर सकते हैं, राइट. एंड फर्दर ये काफी ज्यादा रेगुलेटेड है क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर है, तो काफी ज्यादा ये रेगुलेटेड भी होते हैं. परफॉर्मेंस की बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट के, तो कैसे जो एक्सचेंजेस होती हैं वो गारंटी करती है, लेट्स हैव अ लुक एट इट. तो सबसे पहले क्लियरिंग हाउस को क्रिएट किया जाता है एंड फर्दर मार्जिन को इंस्टीट्यूट किया जाता है. मार्क टू मार्केट बेसिस के ऊपर जो फ्यूचर अकाउंट्स होते हैं उनको चलाया जाता है. जो यहां पर क्लियरिंग हाउस की अगर बात करें तो क्लियरिंग हाउस होती है, एक्सचेंज क्लियरिंग हाउस होता है, वो बेसिकली फ्यूचर एक्सचेंज का एक पार्ट होती है एंड वो एक इंटरमीडिएट की तरह एक्ट करती है. यानी कि जो भी फ्यूचर ट्रांजेक्शन होंगी बायर्स एंड सेलर्स के बीच में, जो यहां पर एक्सचेंज है वो एक इंटरमीडिएट की तरह काम करेगी. एंड क्लियरिंग हाउस इज बेसिकली पार्ट ऑफ द एक्सचेंज ओवर देयर. एंड जब एक ट्रेडर चाहता है कि उसने यहां पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को खरीदना है या फिर बेचना है, तो पहले वो पर्टिकुलरली डील करेगा किसके थ्रू, दैट डील मस्ट बी क्लियर थ्रू द मेंबर ऑफ द क्लियरिंग हाउस. यानी कि क्लियरिंग हाउस का जो मेंबर होगा उसके साथ वो डील करेगा. एंड फर्दर वो डील करने के बाद जो क्लियरिंग हाउस है उसको पर्टिकुलरली जिस पर्सन के साथ उसने डील करी है उसको हम कहते हैं सीएम, यानी कि क्लियरिंग मेंबर कहते हैं. एंड जब एक बार ये डील हो जाएगी उसके बाद ये चीज कन्वे की जाएगी एंड ये क्लियरिंग जो हाउस है ये बेसिकली जो भी ट्रांजेक्शन हुई है उनका सबका ट्रैक रिकॉर्ड रखता है कि पूरे दिन के दौरान कौन कौन सी ट्रांजेक्शन हुई है, ताकि नेट पोजीशन जो है किसी ट्रेडर की, किसी सीएम की, उनको यहां पर फाइंड आउट किया जा सके. एंड हर एक सीएम जो होता है उसको पर्टिकुलरली एक मार्जिन अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है. मार्जिन अकाउंट का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि एक लोड को परचेज करने के लिए जिसकी वैल्यू 1 लाख की है, अगर आपको 10% मार्जिन मिनिमम मेंटेन करना पड़ेगा, दैट इज एक्चुअली कि आपको 10,000 यहां पर मार्जिन अकाउंट में मेंटेन करना पड़ेगा. अगर उस पर्टिकुलर फ्यूचर की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है तो जो प्लस अमाउंट होगा वो इस अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा. एंड फर्दर अगर उस पर्टिकुलर फ्यूचर की वैल्यू कम हो जाती है तो वो अमाउंट यहां से डेबिट हो जाएगा. एंड जैसे ये वैल्यू यहां पर 10,000 की वैल्यू से कम हुआ, जो कि मिनिमम अमाउंट मेंटेनेंस आपको करनी थी यहां पर, उसके बाद जो पर्टिकुलर आपके पास सीएम है वो
आपको मेंटेन करना पड़ेगा, सीएम को क्या करना पड़ेगा, जो पर्टिकुलर मार्जिन है वो मेंटेन करना पड़ेगा। अगर ये सीएम मार्जिन को मेंटेन नहीं करता है, ट्रेडर मेंटेन नहीं करता है मार्जिन को, उसके बाद पर्टिकुलरली जो ट्रेडर की पोजीशन थी उसको स्क्योर ऑफ कर दिया जाएगा, यानी कि उसके जो भी यहां पर फ्यूचर्स है उनको बेच दिया जाएगा, एंड जो बढ़ता हुआ अमाउंट होगा, इंक्रीजिंग अमाउंट होगा, वो यहां पर ट्रेडर को पे कर दिया जाएगा। तो ये कंसेप्ट यहां पर यूज होता है। तो जो भी सीएम होता है उसको पर्टिकुलरली एक मार्जिन अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है। मार्जिन जो होता है वो परसेंटेज की फॉर्म में होता है, यानी कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू थी उसकी कुछ एक परसेंटेज होगी, उसकी फॉर्म में यहां पर ये मेंटेन करना होगा, एंड ये अमाउंट जो है वो यहां पर पर्टिकुलरली सीएम के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा टू द क्लियरिंग हाउस ओवर, यानी कि क्लियरिंग मार्जिन प्रोवाइड किया जाएगा। क्लियरिंग हाउस होगा वो मार्जिन अकाउंट मेंटेन करेगा हर एक सीएम के लिए। मार्जिन अकाउंट की बात कर लेते हैं, तो फ्यूचर जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो पर्टिकुलरली आपके पास डेली बेसिस के जो गेन्स हैं, लॉसेस हैं, उसके बेस पर सेटल डाउन होते हैं। जैसे मान लीजिए कि 100 रुपीज का एक शेयर है, एंड फॉर द यहां पर 1000 शेयर का एक लॉट है, एंड आपने एक शेयर में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो एक शेयर का पर्टिकुलरली एक लॉट का प्राइस हो गया 1 लाख का। आपको 1 लाख जमा नहीं करवाना, आपको सिर्फ और सिर्फ लेट से इसका 10% जमा कराना था। आपने 10,000 रुपीज अपने मार्जिन अकाउंट में जमा करवा दिया। लेट से देखिए इसकी शेयर की जो प्राइस वैल्यू थी वो अब यहां पर 105 रुपीज हो गई है। तो आपकी जो टोटल वैल्यू थी वो यहां पर गेन कितना हो गया, गेन हो गया आपको 5,000 रुपए का गेन हो गया। तो ये 5,000 अब आपके यहां पर अकाउंट में ऐड कर दिया जाएगा मार्जिन अकाउंट में। आपका जो बैलेंस हो गया वो 15,000 हो गया। अब ये मार्जिन जो आपके पास एक्सीडिंग मार्जिन है 10,000 से, आप उसको विड्रॉ भी कर सकते हैं, ये भी पोजीशन ट्रेडर को दी जाती है। सेकंड सिनेरियो हो सकता है जहां पर आपके पास जो वैल्यू थी वो 95 रुपीज रह गई है, उसके केस में 5,000 रुपए का लॉस हो गया है। अब यहां पर जो आपकी कैपिटल थी जो कि आपका मार्जिन अकाउंट में मेंटेन थी 10,000 की, वो अब यहां पर 5,000 रुपए का बैलेंस रह गया है। अब उसके केस में जो ट्रेडर होगा उसको 5,000 इसमें और जमा करवाने पड़ेंगे टू अप्रोप्रिएटली मेंटेनिंग द मार्जिन ओवर दिया। अगर वो मार्जिन जमा करवा देता तो ठीक है, अगर नहीं करवाता तो उसकी पोजीशन जो है उसको सिक्योर ऑफ कर दिया जाएगा इसी प्राइस के ऊपर, एंड जो एक्सेस अमाउंट होगा यानी कि 5,000 रुपए का, वो यहां पर पे कर दिया जाएगा किसको, वो पे कर दिया जाएगा टू द ट्रेडर इटसेल्फ। दैट्स एक्चुअली रिलेटेड टू द मार्जिन अकाउंट ओवर देयर। आई होप कि आपको यहां पर ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इस एग्जांपल में भी ये चीज बताई गई है, हमने मार्जिन बेसिकली राइस कॉन्ट्रैक्ट के लिए 5% का यहां पर एज्यूम किया है, एंड कॉन्ट्रैक्ट में 10 टन यानी कि जो कि लॉट का साइज है वो आपको परचेज करना है, एंड फर्दर क्लियरिंग हाउस मेंबर एट अ प्राइस ऑफ 6,000 अ टन ओवर देयर। कॉन्ट्रैक्ट साइज जो है वो यहां पर 20 फ्यूचर्स का है। लॉट अमाउंट कितना होगा, लॉट अमाउंट यानी कि 6,000 रुपए का एक टन है, एंड फर्दर इनटू 10 टन का एक फ्यूचर है, 20 फ्यूचर्स आपने परचेज किया है, दैट्स इक्वल टू 12 लाख रुपीस ओवर दिया। मार्जिन मेंटेन करना है 5% ऑफ 12 लाख, दैट इज 60,000 रुपीस ओवर दिया। तो सीएम को 60,000 रुपए का मार्जिन मेंटेन करना पड़ेगा। अगर अगले दिन प्राइस इंक्रीज हो जाता है, यानी कि 6,000 से बढ़कर के राइस का प्राइस 6100 हो जाता है, उसके केस में जो भी लॉन्ग पोजीशन हुई है उसको गेन होगा, उसको बेनिफिट होगा, एंड फर्दर वो इस पैसे को बाहर निकाल सकता है। गेन कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो भी पैसा इंक्रीज हुआ वो मल्टीप्लाइड पे जो आपके पास यहां पर एक पर्टिकुलर मिनिमम आपके पास फ्यूचर का साइज था वो मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ फ्यूचर्स, उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे एंड विल बी कैलकुलेटिंग द गेन ओवर दिया। ये हमारे पास 20,000 रुपीज का गेन हो गया जिसको विड्रॉ करवाया जा सकता है। एंड फर्दर अगर अगले दिन यहां पर आपके पास 20,000 का प्रॉफिट हुआ था, तो टोटल आपके पास मार्जिन अकाउंट में कितना बैलेंस हो जाएगा, 60,000 आपने पहले मेंटेन किया था, 20,000 ये गेन हो गया, यानी कि 80,000 बैलेंस हो गया। नेक्स्ट डे प्राइस जो था वो 6100 से कम होकर 5950 आ गया, तो डेट विल मेक अ लॉस ओवर देयर। कितना लॉस होगा, 150, यानी कि अब यहां पर जो प्राइस कैलकुलेट हुआ है ना, ये पर्टिकुलर कहां से कैलकुलेट हुआ, ये वाले प्राइस से कैलकुलेट हुआ है। इस केस में देखिए मैंने आपको एग्जांपल के तौर पर समझाया था, तो मैंने यहां पर सोचा था कि 100 से ही यहां पर ड्रॉप हुआ है, लेकिन यहां पर नेक्स्ट डे के बेसिस पर बताया गया है, तो 6100 से ड्रॉप होकर के 5950 हुआ है, तो यानी कि 150 का लॉस हुआ। 150 इंटू 10 इंटू 20 कर दिया, एंड 30,000 का लॉस हो गया। पहले आपके पास मार्जिन अकाउंट अब मेंटेन बैलेंस कितना था, 80,000 था, सो 80,000 माइनस 30,000, यानी कि आपके पास कितना बैलेंस मेंटेन रह गया, यू आर हैविंग द बैलेंस ऑफ 50,000 नाउ, दैट इज एक्चुअली द फंडा रिलेटेड। ओके, अब मार्जिन अकाउंट जो होगा दैट इज टू बी मेंटेन्ड बाय द ब्रोकर। अब मेंटेन तो वो सीएम ने की है यहां पर क्लियरिंग हाउस के पास, लेकिन उसका बैलेंस कौन मेंटेन करेगा, बैलेंस तो ब्रोकर मेंटेन करेगा ना, फॉर ईच पर्टिकुलर ट्रेडर ओवर देयर जिसकी पोजीशन वो क्लोज कर रहा है उसको वो मेंटेन करना पड़ेगा। जब भी यहां पर मार्जिन अकाउंट का बैलेंस है जो है वो यहां पर हायर अमाउंट होता है इनिशियल मार्जिन अमाउंट से, तो ट्रेडर के पास ऑप्शन रहती है, यानी कि जिस पर्सन ने ट्रेड स्टार्ट किया बायर और सेलर, उसके पास ये ऑप्शन रहती है कि वो उसको विड्रॉ कर सकता है। लेकिन अगर वो बैलेंस कम होता है उसके
केस में ब्रोकर कहेगा उसको कि पैसे जमा करवाओ उस अकाउंट में, क्योंकि सीएम के पास हमने मेंटेन करना है, ठीक है। तो उसके केस में उसको मेंटेन करना पड़ेगा, एंड फर्दर अगर वो मेंटेन नहीं करता तो उसके केस में उसको अकाउंट स्क्वेयर ऑफ कर दिया जाएगा। ओके, एंड फर्दर रिलेटेड टू वेरिएशन मार्जिन और द मेंटेनेंस मार्जिन ओवर दिया, जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन होती है वो यहां पर मिनिमम अमाउंट प्रोवाइड करती है जो कि मार्जिन अकाउंट में हर एक टाइम पर होना चाहिए, एंड ये पर्टिकुलरली क्लियरिंग टू क्लियरिंग एंड फर्दर एक्सचेंज टू एक्सचेंज वेरी कर सकता है। सो दिस इज व्हाई इट इज सेड टू बी वेरिएशन मार्जिन और मेंटेनेंस मार्जिन ओवर दिया। अगर यहां पर आपका अमाउंट उससे कम हो जाता है तो उसके केस में आपसे पैसे मांगे जाएंगे, यानी कि ब्रोकर को यहां पर नोटिफाई किया जाएगा, पर्टिकुलरली ब्रोकर के द्वारा नोटिफाई किया जाएगा कि यहां पर ट्रेडर को पैसे जमा कराने, यानी कि जो ब्रोकर होगा वो ट्रेडर को बोलेगा कि पैसे जमा करो, एंड इसको हम क्या कहते हैं, वी सेड टू बी मार्जिन कॉल। इसी यहां पर पैसे मांगने को लेकर के, क्योंकि मार्जिन का पैसा मांगा गया है, इसको हम कहते हैं मार्जिन कॉल कहते हैं, तो वो पैसा यहां पर मांगा जाएगा, एंड दैट इज अ फंडामेंटलिटी टू, उसको हम क्या कहते हैं, वी सेड टू बी मार्जिन कॉल ओवर दिया। एंड फर्दर अगर तो ट्रेडर जो है इस मार्जिन कॉल को रिसीव करने के बाद पैसा प्रोवाइड नहीं करता है तो ब्रोकर के पास ये अधिकार रहेगा कि वो इसकी पोजीशन, जो भी इसकी पोजीशन थी फ्यूचर में, उसको स्क्वेयर ऑफ कर सकता है अपने मार्जिन को सेट ऑफ करने के लिए, एंड अल्टीमेटली उसका जो यहां पर अगर सरप्लस कोई अमाउंट होगा तो वो पे कर दिया जाएगा वापस ट्रेडर को, राइट। फर्दर मार्जिन अकाउंट के ऑपरेशन क्या होते हैं, तो वही सिंपल प्रोसेस यहां पर दोबारा से पॉइंट्स की फॉर्म में बताया गया है, यानी कि जब कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ उस दिन पर्टिकुलरली जो भी आपका एप्रोप्रिएट मार्जिन था वो यहां पर, जैसे कि ऊपर वाली एग्जांपल के केस में 60,000 था, तो वो मार्जिन अकाउंट में ऐड कर दिया जाएगा, इनिशियल मार्जिन अमाउंट बन जाएगा, एंड डेली बेसिस के ऊपर जो भी गेन्स होंगे लॉसेस होंगे उनको इकट्ठा कैलकुलेट किया जाएगा, एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर हो गया, एंड उसके हिसाब से आपका मार्जिन अकाउंट प्लस माइनस होता रहेगा। अगर तो लॉस हुआ तो उसके केस में लॉस को आपके मार्जिन अकाउंट के बैलेंस में से डेबिट कर लिया जाएगा, अगर गेन होगा तो मार्जिन अकाउंट के बैलेंस में उसको क्रेडिट कर दिया जाएगा, एंड एज लॉन्ग एज आपका मार्जिन अकाउंट जो है वो वेरिएशन मार्जिन अमाउंट को, यानी कि जो मिनिमम अमाउंट आपको क्लियरिंग ने बताया है वो आपको मेंटेन करे तो कोई इशू वाली बात नहीं है। लेकिन अगर वो आपका अमाउंट वेरिएशन अमाउंट से, यानी कि जो मिनिमम अमाउंट आपने मेंटेन करना था उससे कम हो गया, उसके केस में जो ब्रोकर है वो ट्रेडर को बोलेगा कि ये पैसा जमा करवाओ, अगर नहीं करवाता है तो वो यहां पर ब्रोकर को राइट दे देगा कि वो उसकी पोजीशन को स्क्वेयर ऑफ कर सकता है, राइट। दैट इज द फंडामेंटलिटी टू इट। एंड फर्दर बैलेंस अमाउंट जो है मार्जिन अमाउंट में अगर वो ज्यादा है तो उसको विड्रॉ भी किया जा सकता है, एंड एक्सपायरी के ऊपर, यानी कि जब ट्रेड खत्म हो जाएगा तो बैलेंस को उसको पे कर दिया जाएगा, किसको, ट्रेडर को पे कर दिया जाएगा ट्रेड की एक्सपायरी डेट के बाद। ओके, फर्दर रिलेटेड टू सेटलमेंट प्राइस ओवर दिया, तो सेटलमेंट प्राइस के बारे में यहां पर फटाफट से देख लेते हैं। सेटलमेंट प्राइस बेसिकली क्या रहता है, आपके पास एवरेज ऑफ प्राइसेस रहता है, यानी कि आपका जो भी कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड किया गया था तो इमीडिएटली बिफोर द एंड ऑफ द डे जब ट्रेडिंग हो रही थी तो वहां पर एवरेज ऑफ प्राइसेस के हिसाब से जो प्राइसेस निकल के आते हैं उसको हम सेटलमेंट प्राइस कहते हैं, यानी कि जिस प्राइस के ऊपर सेटलमेंट हुआ। हर एक एक्सचेंज का अपना खुद का प्रोसीजर होता है यहां पर सेटलमेंट प्राइस को कैलकुलेट करने का, जैसे कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के केस में क्या है कि वो यहां पर जिस दिन अपने सेटलमेंट प्राइस कैलकुलेट करना है उसके ट्रेड खत्म होने से पहले पिछले आधे घंटे का जो भी वेट एवरेज प्राइस होता है ना उसको कैलकुलेट कर लेते हैं, एंड उसके हिसाब से यहां पर सेटलमेंट प्राइस कैलकुलेट करते हैं। सो जो भी डेली गेन्स होते हैं, मार्जिन अमाउंट होता है, वो उसी सेटलमेंट प्राइस के हिसाब से कैलकुलेट होता है, यानी कि अगर स्टॉक आपका शुरू हुआ 100 रुपीज में, 100 रुपीज में शुरू हुआ, एंड सेटलमेंट प्राइस जो आपने कैलकुलेट किया एट लास्ट वो 107 था, तो अब यहां पर इसके बेस पर ये कैलकुलेशन स्टार्ट होगी, ठीक है, इसके बेस पर कैलकुलेशन स्टार्ट होगी कि आपको कितना मार्जिन मेंटेन करना है, आपको कितना गेन हुआ, कितना लॉस हुआ, इसके बेस पर कैलकुलेट होगा, तो ये काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। लेकिन हर एक एक्सचेंज का अपना अपना प्रोसीजर होता है यहां पर सेटलमेंट अमाउंट को कैलकुलेट करने को लेकर के, एंड इन केस अगर कोई भी ट्रेड होता ही नहीं है उस टाइम पीरियड के दौरान तो एवरेज प्राइस जो होगा वो पर्टिकुलरली कैसे कैलकुलेट होगा, तो सेटलमेंट प्राइस बेसिकली थ्योरेटिकल प्राइस के हिसाब से कैलकुलेट कर लिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द अंडरलाइंग एसेट इन द स्पॉट मार्केट, यानी स्पॉट मार्केट में जो प्राइस था उसके हिसाब से उसको कैलकुलेट कर लिया जाता है। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द क्लोजिंग आउट पोजीशन। क्लोजिंग आउट पोजीशन का मतलब होता है कि हम ऑपोजिट ट्रेड पोजीशन में एंटर कर रहे हैं, यानी कि अगर मैंने यहां पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को पहले बाय किया था, आई बाय बॉट द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि मैं लॉन्ग पोजीशन में था, अगर मैंने 20 बाय किए थे तो मैं यहां पर ऑपोजिट पोजीशन में आ जाऊंगा, यानी कि यहां पर शॉर्ट पोजीशन में आ जाऊंगा 20 की ही, तो बेसिकली क्या होगा, दैट विल बी रिलेटेड टू क्लोजिंग आउट अ पोजीशन, यानी कि मैं अपनी पोजीशन को क्लोज कर रहा हूं। पहले मैंने बाय किया था तो मैं ओपन यानी कि लॉन्ग पोजीशन में था, अब मैं शॉर्ट पोजीशन में आ गया हूं तो दैट इज पर्टिकुलरली रिलेटेड टू मैं ट्रेड को क्लोज कर रहा हूं, ठीक है। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट कि क्या रिलेशनशिप होता है स्पॉट प्राइस के बीच में एंड फ्यूचर प्राइस के बीच में। अब देखिए सिंपल सी चीज को समझिएगा कि जो फ्यूचर का प्राइस
होता है वो बेसिकली काफी चीजों के ऊपर मैनेज होता है, यानी कि डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर मैनेज होता है, एंड फर्दर जो भी स्पोर्ट प्राइस था उसके ऊपर मैनेज होता है, ठीक है। एंड फर्दर अगर कोई खर्चे हो रहे हैं, मान लीजिए कि कोई कमोडिटी है, उसको रखने रख रखाव का खर्चा है, मेंटेनेंस का खर्चा है, और कोई एक्सपेंसेस हैं, तो सभी चीजों को मिला जुला करके आपके पास जो फ्यूचर का प्राइस होता है वो यहां पर कैलकुलेट किया जाता है। इसी तरह से इनकम को भी ध्यान में रखते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें आप ध्यान में रखते हुए फिर आप यहां पर कैलकुलेट करते हो फ्यूचर का प्राइस। अब फ्यूचर का प्राइस अंडरलाइंग एसेट की वैल्यू से कम ज्यादा हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आपके पास अंडरलाइंग एसेट 100 रुपीज का है तो फ्यूचर का प्राइस भी 100 रुपीज के हिसाब से चल रहा हो। नो, दैट विल बी बेसिकली वेरिंग रिलेटेड टू डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से भी वो वेरी करता है। लेकिन अल्टीमेटली जैसे मान लीजिए आपका ट्रेड स्टार्ट हुआ, फ्यूचर की डिमांड ज्यादा है, तो लेट्स से कि फ्यूचर की डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम है, तो डेफिनेटली उसका प्राइस ज्यादा होगा। लेट्स से कि 150 पर है, जो नॉर्मल आपका स्टॉक था जिसके ऊपर ये फ्यूचर बना है उसका प्राइस लेट्स से कि 135 का है, ठीक है। तो लेकिन अल्टीमेटली ये जो प्राइस है ऑन द एक्सपायरी डेट, यानी कि जब ये फ्यूचर एक्सपायर होगा, लेट्स से कि 7 डेज के बाद ये एक्सपायर हो रहा है, तो यहां पर 7 डेज पर आकर के इसका जो फ्यूचर का प्राइस होगा वो अप्रोप्रिएटली कन्वर्ज हो जाएगा स्पॉट प्राइस के साथ। दैट इज एक्चुअली द रिलेशनशिप बिटवीन द स्पॉट प्राइस एंड द फ्यूचर प्राइस। यानी कि फ्यूचर प्राइस कम ज्यादा शुरू में हो सकता है, लेकिन मैच्योरिटी आते आते, एक्सपायरी आते आते, वो पर्टिकुलरली आपका जो प्राइस होगा वो स्पॉट प्राइस में आपका कन्वर्ज हो जाएगा। बिकॉज जो शॉर्ट होता है वो पर्टिकुलरली क्या करता है, एक्चुअल एसेट को डिलीवर करता है, एंड लॉन्ग होता है वो करंट स्पॉट प्राइस को पे करता है सो एज टू बाय द प्रोडक्ट ओवर देयर। सो अल्टीमेटली यहां पर आपके पास प्रोडक्ट जो होता है वो अल्टीमेटली जब आपके पास एक्सपायरी आती है, एक्सपायरेशन आती है, तो वहां पर प्राइसेस आपका जो स्पॉट प्राइस होता है दैट एक्चुअली बिकम्स अ फ्यूचर प्राइस ओवर देयर। एंड मोर ओवर, अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, ज्यादातर लोग जितने भी इसमें शामिल होते हैं वो पर्टिकुलरली यहां पर स्पेकुलेशन पर्पसेस के लिए होते हैं, यानी कि उनको एक्चुअल में कुछ खरीदना बेचना नहीं रहता है, जस्ट एंटर इनटू पोजीशन, वहां से चढ़ती उड़ती मार्केट का बेनिफिट उठाते हैं एंड वहां से निकल लेते हैं। एक्चुअल में बायर सेलर वहां पर नहीं होते हैं, ठीक है। तो दैट इज द मेन फंडा रिलेटेड टू इट। ये इसलिए होता है क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स जो मार्केट में होते हैं वो पर्टिकुलरली क्या आते हैं, वो मार्केट्स को एफिशिएंट बनाते हैं एंड फर्दर अपॉर्चुनिटीज छोड़ जाते हैं आर्बिट्रेज के लिए। दैट इज द मेन फंडा रिलेटेड टू द फ्यूचर्स ओवर देयर। अब डिलीवरी की बात करते हैं। डिलीवरी बेसिकली रिलेटेड क्या होता है कि जब आपका एक ट्रेड फाइनल हो गया, यानी कि फ्यूचर आपका मान लीजिए 7 डेज के बाद आपका यहां पर एक्सपायर हो गया, अब उसके बाद एक बायर है जो कि बाय करना चाहता है, यानी कि जो कि लॉन्ग पोजीशन के ऊपर है, एक आपके पास सेलर है जो कि यहां पर आपके पास शॉर्ट पोजीशन के ऊपर है। अब बायर यहां पर खरीदना चाहता है तो ये यहां पर अपने ब्रोकर को कहेगा कि मुझे यहां पर तो खरीदना है इसको, ठीक है। तो वो यहां पर पर्टिकुलरली क्लियरिंग हाउस को इंटीमेट करेगा, क्लियरिंग हाउस यहां पर किसी भी एनोनिमस जो शॉर्ट पोजीशन जो कि सेलिंग होता है उसको यहां पर पिक करेगा, जिसके पास पर्टिकुलरली ये कमोडिटी पड़ी है, इनका ऑर्डर मैच किया जाएगा एंड फर्दर इस ट्रेड को यहां पर सेटल डाउन कर दिया जाएगा। अब यहां पर जो बेचने वाला पर्सन है वो एक्चुअल में यहां पर टाइम बताएगा कि वो एक्चुअल डिलीवरी कितने दिन बाद कर सकता है। जो एग्जैक्ट डिलीवरी टाइम होता है वो एक्चुअली किसके साथ डिलीवर होता है, वो उस पार्टी द्वारा डिलीवर होता है जो शॉर्ट पोजीशन में होती है, यानी कि जो सेल करना चाहती है। तो शॉर्ट यहां पर बताएगा ब्रोकर को रिलेटेड टू कि उसकी क्या इंटेंशन है, वो कब सेल कर सकता है, यानी कि कब उसकी डिलीवरी कर सकता है। ब्रोकर जो है वो यहां पर क्लियरिंग हाउस को नोटिस दे देगा ऑफ देयर इंटेंशन की वो डिलीवरी करना चाहते हैं, एंड फर्दर उसके बाद नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो यहां पर डिलीवर करना चाहते हैं उसके हिसाब से सिलेक्ट किए जाएंगे, उसमें से निकाला जाएगा, और वाइस वर्सा। यानी कि शॉर्ट ने यहां पर एप्लीकेशन दी ब्रोकर को, ब्रोकर यहां पर इंटीमेट करेगा क्लियरिंग हाउस को, क्लियरिंग हाउस यहां पर एनोनिमसली उसके यहां पर सप्लाई को देखते हुए जो डिमांडेड क्वांटिटी है उसको फाइंड आउट करेंगे, एंड उसके हिसाब से जो ट्रेड होगा उसको सेटल कर दिया जाएगा, राइट। एंड फर्दर जो नोटिस होगा इसमें बताया जाएगा कि कितने कॉन्ट्रैक्ट्स यहां पर डिलीवर किए जाएंगे, लोकेशन क्या रहेगी डिलीवरी की, एंड फर्दर क्या ग्रेड रहेगा जिसको डिलीवर किया जाएगा, ये सब चीजें इसमें शामिल रहती हैं, राइट। अब उसके बाद बात आती है रिलेटेड टू कैश सेटलमेंट। कैश सेटलमेंट का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय द कैश सेटलमेंट ओवर देयर। अगर तो देखिए मैं यहां पर बात करता हूं रिलेटेड टू द कमोडिटी को छोड़ करके यहां पर इंडेक्सेस के बारे में, इंडाइसिस के बारे में बात करता हूं, ठीक है। यानी कि अगर मैं स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर की बात करता हूं जहां पर डिलीवरी जो होती है वो कैश सेटलमेंट की फॉर्म में होनी है, तो कैश सेटलमेंट से हम ये समझ सकते हैं कि आपस में एसेट्स तो कुछ नहीं लेना देना, सिर्फ और सिर्फ अंडरलाइंग एसेट जो है उसकी डिलीवरी तो नहीं कर सकते ना, सिर्फ जो मार्जिन अमाउंट का बैलेंस है उसमें ही यहां पर गेन या लॉस जो होंगे उनको क्रेडिट या डेबिट किया जाएगा। दैट इज द मेन फंडा रिलेटेड टू कैश सेटलमेंट ओवर दिया। फर्दर बात आती है रिलेटेड टू प्राइसिंग ऑफ द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ओवर दिया। अब प्राइसिंग जैसे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की होती है उसी तरह से फ्यूचर्स की भी प्राइसिंग होती है। एक जो डिफरेंस यहां पर रहता है दैट इज रिलेटेड टू इन द केस ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, जो प्राइस होता है वो दो पार्टीज आपस में मिलकर के डिसाइड करती हैं, एंड जो मॉडल यहां पर यूज किया जाता है दैट इज एक्चुअली द कॉस्ट ऑफ द कैरी मॉडल इन द केस ऑफ द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। काइंडली प्लीज नोट इट डाउन, इन द केस ऑफ द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो प्राइसिंग मॉडल यूज किया जाता है दैट इज द कॉस्ट ऑफ द कैरी मॉडल यूज किया जाता है
फ्यूचर के केस में भी कॉस्ट ऑफ द कैरी मॉडल जो होता है वो यहां पर यूज किया जाता है, लेकिन साथ में जैसे मैंने आपको बताया कि यहां पर डिमांड एंड सप्लाई प्लेज अ मेजर रोल, वो भी यहां पर एक रोल प्ले करता है। सो एक्चुअल प्राइस जो होता है वो यहां पर डिफर हो सकता है, ठीक है, यानी कि कॉस्ट ऑफ कैरी जो मॉडल होगा उससे डिफर हो सकता है, क्योंकि ये फ्लक्चुएशंस आपकी डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर बेस्ड होती हैं। अब बात करते हैं कॉन्टेंगो एंड नॉर्मल बैकवर्ड रेशन की बात करते हैं। यहाँ पर कॉन्टेंगो बेसिकली क्या होता है, ये बेसिकली दोनों चीजें ना आपके पैटर्न से रिलेटेड है, यानी कि प्राइसेस का क्या पैटर्न रहा है ओवर द टाइम पीरियड ओवर देयर, ठीक है। कॉन्टेंगो इज बेसिकली रिलेटेड टू द पोजीशन जब आपका फ्यूचर का प्राइस जो होता है वो आपके फ्यूचर स्पॉट प्राइस से ज्यादा होता है। यानी कि कहने का मतलब है फ्यूचर स्पॉट प्राइस लेट्स से 67 है, लेकिन आपका जो प्राइस है इसका इंडेक्स यहां पर इससे ऊपर है, ये 68.30 पर फ्लोट कर रहा है। तो ये बेसिकली कौन सी पोजीशन है, इट्स रिलेटेड टू द कॉन्टेंगो, इसको कॉन्टेंगो कहते हैं। ये तब होता है जब आपके पास एसेट का प्राइस होता है वो ओवर द टाइम पीरियड इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। इसके वजह से आपकी जो स्लोप होती है फॉरवर्ड कर्व की वो अपवर्ड स्लोप होती है, कुछ इस तरह से स्लोप होती है, ठीक है। एंड फिजिकली डिलीवर्ड जो फ्यूचर्स होते हैं उनके केस में कॉन्टेंगो आपको देखने को मिलता है, क्योंकि फंडामेंटल फैक्टर्स होते हैं रिलेटेड टू स्टोरेज होती है, फाइनेंसिंग कॉस्ट टू कैरी हो जाती है, इंश्योरेंस कॉस्ट शामिल होती है। तो उसकी वजह से पर्टिकुलरली क्या होता है कि यहां पर आपके पास जो फ्यूचर की प्राइसिंग होती है वो कंपैरेटिवली ज्यादा हो जाती है फ्यूचर स्पॉट प्राइस से, तो कॉन्टेंगो उसमें आ जाता है। सेकंड कंडीशन हमारे पास नॉर्मल बैकवर्डेशन की। नॉर्मल बैकवर्डेशन बेसिकली फ्यूचर स्पॉट प्राइस में होता है कि जब आपके प्राइसेस जो फ्यूचर के प्राइसेस हैं वो यहां पर एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइसेस से कम है, यानी कि जो आगे जाकर के फ्यूचर प्राइसेस हो सकते हैं उससे आपकी वैल्यू कम है, तो उसको हम बैकवर्डेशन कहते हैं, ठीक है। ये इसलिए होती है बिकॉज आपको फिजिकल मटेरियल ऑन करने का बेनिफिट मिलता है, यानी कि आप उसको प्रोसेस को चलाए रख सकते हैं, ठीक है। आपको पर्टिकुलरली उससे बेनिफिट होता है, यानी कि आपके पास फिजिकल अगर कोई मटेरियल है तो आपको उसका बेनिफिट मिल रहा है, आपको उससे कुछ इनकम मिल रही है। इसको हम कन्वीनियंस यील्ड भी कहते हैं, जो कि इंप्लाइड रिटर्न होती है किसी वेयर हाउस के ऊपर। अगर तो मान लीजिए किसी वेयर हाउस में आपके पास स्टॉक जो है वो ज्यादा है, ठीक है, स्टॉक जो है ज्यादा है, तो उसके केस में जो कन्वीनियंस यील्ड होगी वो क्या होगी, कम होगी। ध्यान रखिएगा, अगर स्टॉक ज्यादा है तो कन्वीनियंस यील्ड कम होगी, अगर स्टॉक कम है तो कन्वीनियंस यील्ड ज्यादा होगी, बिकॉज जो आपके पास कन्वीनियंस यील्ड है एंड फर्दर जो आपके पास कन्वीनियंस यील्ड होती है दैट इज एक्चुअली इनवर्सली रिलेटेड टू द इन्वेंट्री लेवल्स, जो आपके पास इन्वेंट्री लेवल के इनवर्सली रिलेटेड होती है। ओके, आफ्टर दैट इट्स रिलेटेड टू नोइंग द डिफरेंसेस बिटवीन द कॉन्टेंगो एंड बैकवर्डेशन। ये आपको हेल्प करता है कि आप अपनी जो भी लॉसेस हैं फ्यूचर मार्केट में उनको अवॉइड कर सकते हैं। सो कॉन्टेंगो मतलब आपका प्राइस एक्सपेक्टेड प्राइस से ज्यादा है, बैकवर्डेशन मतलब आपका प्राइस जो है वो यहां पर कम है। इन केस ऑफ कंटेंगो आपके पास अपर स्लोप होती है, इन केस ऑफ बैकवर्डेशन आपके पास डाउनवर्ड स्लोप होती है, राइट। दैट इज द मेन फंडा रिलेटेड टू इट। अब उसके बाद बात करते हैं इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स के बारे में। लेट्स हैव अ लुक एट इट। देखिए, सिंपल सी चीज समझिएगा, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर बेसिकली क्या है, जब आप किसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को आप एक अंडरलाइंग एसेट बना रहे हैं इन केस ऑफ द फ्यूचर ओवर दिया, यानी कि एक प्रॉमिस है किनके बीच में, दो पार्टीज के बीच में एक्सचेंज के जो कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में डील कर रही है, ठीक है। तो ये यहां पर किसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की डिलीवरी करेंगे किसी स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के ऊपर, किसी स्पेसिफाइड प्लेस के ऊपर इन द फ्यूचर ओवर दिया, राइट। दैट इज द मेन फंडा रिलेटेड टू इंटरेस्ट रेट फ्यूचर ओवर दिया। जो ट्रेडिंग पार्टी होती है वो यहां पर हमेशा और हमेशा क्लियरिंग हाउस ही रहेगी, जिसमें कौन है, जिसके पास आपके पास एक्सचेंज मेंबर्स यानी कि जो क्लियरिंग मेंबर है वो बैठे हैं। अब क्लियरिंग हाउस जो होता है वो बेसिकली एक तरह से गारंटर की तरह एक्ट करता है। अब देखिए यही तो बेनिफिट है यहां पर, तभी तो काउंटर पार्टी रिस्क एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि यहां पर ए पर्सन बेचना चाहता है, बी पर्सन खरीदना चाहता है, लेकिन बीच में एक क्लियरिंग हाउस है जो यहां पर डील करेगा ट्रांजेक्शन में, यानी कि ये दोनों पर्सन एक दूसरे को नहीं जानते, ना ही एक दूसरे के साथ डील करेंगे। दे विल बी डीलिंग विद द क्लियरिंग हाउस ओवर दिया, एंड ये बिना किसी बेफिक्री के यहां पर क्लियरिंग हाउस के साथ डील कर सकते हैं। इसी के हिसाब से डिमांड सप्लाई जो वो यहां पर मैच की जाएगी। डिलीवरी बहुत कम होती है, होती ही नहीं है, बिकॉज ज्यादा जो ट्रेडर होते हैं अपनी पोजीशन को बेनिफिट लेकर के एलिमिनेट कर लेते हैं, ऑफसेट कर लेते हैं, ठीक है। एंड फर्दर लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशन को समझते हैं इन द फ्यूचर मार्केट ओवर दिया। लॉन्ग पोजीशन तब प्रॉफिट कमाएगी, जैसे मान लीजिए मैंने बाय किया, अगर 100 रुपीज में बाय किया एंड फर्दर इसका प्राइस 101 होगा तभी प्रॉफिट होगा ना। तो अब अगर आपके पास जो प्राइस ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है अगर वो इंक्रीज होता है तब आपको बेनिफिट होगा, अगर प्राइस जो है यहां पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का वो यहां पर रिड्यूस हो गया तो आपको लॉस होगा, क्योंकि लॉन्ग पोजीशन का मतलब बाय पोजीशन। शॉर्ट के केस में कब होगा बेनिफिट, शॉर्ट के पोजीशन में बेनिफिट तब होगा, यानी कि मैंने 98 रुपीज में खरीदा एंड फर्दर 92 रुपीज में बेच दिया, 92 रुपीज में सेल कर दिया एंड फर्दर 92 में खरीद लिया, तो यहां पर प्रॉफिट होगा। यानी कि अगर आपके पास डिक्लाइन हो रहा है तो प्रॉफिट होगा, इंक्रीज हो रहा है तो नुकसान होगा इन केस ऑफ शॉर्ट पोजीशन ओवर देयर। अभी बात करते हैं हैजिंग की। हैजिंग का मतलब क्या होता है, सेफ गार्ड करना, यानी कि देखिए
जो आपके पास डेरिवेटिव्स होते हैं ना, इनका इस्तेमाल बेसिकली होता है दो तीन पर्पस के लिए। एक तो आप इसका इस्तेमाल करते हैं अपने आपको सबसे पहले सेफ गार्ड करने के लिए, दूसरा स्पेकुलेशन यानी कि ट्रेडिंग करने के प्रोस्पेक्ट से आपको लगता है कि स्पेकुलेशन है कि आपकी की प्राइस इंक्रीज होंगे तो आप वहां से प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो वो स्पेकुलेशन के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। एंड थर्ड, इट्स रिलेटेड टू आर्बिट्रेज, यानी कि जब आप मल्टीपल मार्केट्स में डील कर रहे हैं तो आप किसी मार्केट को एक्सप्लोर कर सकते हैं एंड फर्दर उसके हिसाब से प्रॉफिट कमा सकते हैं, तो वहां पर इनका इस्तेमाल हो सकता है। हैजिंग का मतलब होता है कि मैं अपने रिस्क को यहां पर काउंटर करना चाहता हूं, उसको बैलेंस करना चाहता हूं ताकि ओवर रिस्क से बच पाऊं। ठीक है, लेट्स हैव अ लुक एट द एग्जांपल ओवर दिया। इन्वेस्टर है, उसके पास यहां पर इंटरेस्ट बेरिंग सिक्योरिटीज है, क्या है उसके पास इंटरेस्ट बेरिंग सिक्योरिटीज है। एंड आपको ये पता है कि इंटरेस्ट बेरिंग सिक्योरिटीज के केस में, जैसे मान लीजिए मैं बॉन्ड्स की बात करता हूं, अब अगर बॉन्ड्स के केस में इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज होते हैं तो प्राइसेस आपके पास क्या हो जाएंगे, फॉल हो जाएंगे, प्राइसेस विल फॉल ओवर देयर। एंड सेम वे अगर इंटरेस्ट डिक्रीज होते हैं तो प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे। अब इसी सिनेरियो का इस्तेमाल करना है हमने एंड अपने लॉसेस को यहां पर हम सेफगार्ड कर सकते हैं। ठीक है, एंड फर्दर क्योंकि जो फ्यूचर प्राइसेस होते हैं, लेट्स से केस कि वो स्पॉट मार्केट प्राइसेस के साथ आगे बढ़ेंगे, तो अगर मैं शॉर्ट पोजीशन लेता हूं, यानी कि अगर मैं शॉर्ट पोजीशन ले लेता हूं, यानी कि मान लीजिए कि मेरे को ये है कि बॉन्ड प्राइस में ज्यादा नुकसान ना हो जाए, तो मैं इसके ऑपोजिट यहां पर फ्यूचर मार्केट में एक शॉर्ट पोजीशन ले लेता हूं सेम नॉशनल अमाउंट के आसपास की, कि जहां पर मैं कहता हूं कि 100 मैंने करोड़ में सेल कर दिया एंड फर्दर जब ये वैल्यू कम हो जाएगी तो बेनिफिट हो जाएगा। सेम वे में यहां पर भी जो वैल्यू थी वो 100 करोड़ की थी, अब यहां पर इंटरेस्ट तो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, अब यहां पर वैल्यू इंक्रीज होगी, अगर अगर यहां पर मान लीजिए इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो गए हैं तो उसके केस में इसकी वैल्यू कम आ जाएगी, इसकी वैल्यू कम आ जाएगी। लेकिन यहां पर मैंने कौन सी पोजीशन ली है, मैंने यहां पर शॉर्ट पोजीशन ली है। एंड मैंने अभी अभी आपको बताया कि शॉर्ट पोजीशन के केस में अगर मार्केट डाउन जा रही है तो मुझे क्या होगा, मुझे बेनिफिट हो जाएगा क्योंकि मैंने 100 करोड़ पे सेल किया है, यहां पर मैंने 100 करोड़ पे सेल किया हुआ है, यहां पर मैंने 100 करोड़ पे बाय किया हुआ है। तो अगर 100 करोड़ पे सेल की है तो डेफिनेटली ये मार्केट डाउन आएगी, डाउन आएगी, अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हुआ तो डाउन आएगी, लेट्स से इसकी 92 रुपीज पर आ गई तो यहां पर मुझे बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मेरा मेरा डेफिनेटली यहां पर जो प्रॉफिट का कंपोनेंट है वो भी कम हो सकता है, लेकिन डेफिनेटली मैं अपने यहां पर लॉसेस को कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूं, उनसे अपने आप को सेफगार्ड कर सकता हूं, राइट, दैट इज द मेन फंडा। अब हैजिंग स्ट्रेटेजी क्या रहती है, एक होती है शॉर्ट हैजिंग। शॉर्ट हैजिंग का मतलब होता है क्या, कि आप अपने आप को सेफगार्ड करना चाहते हो सेलिंग की पोजीशन को मेंटेन करते हुए, यानी कि बैंक जो है अगर उसको लगता है कि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होने वाले हैं तो बॉन्ड प्राइस डेफिनेटली गिर जाएगा, तो बैंक जो है शॉर्ट पोजीशन को कैरी करते हुए अपने आप को सेफगार्ड कर सकता है। लॉन्ग हैजिंग होती है जब मुझे यहां पर पता है कि मैं अपने आप को सेफगार्ड करना चाहता हूं आगे आने वाली पोजीशन को लेकर के। लेट्स से केस कि अगर पार्टिसिपेंट को लगता है कि करंट यील्ड काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है एंड उसको लॉक करना चाहता है लेकिन उसके पास फंड्स अवेलेबल नहीं है, तो वो लॉन्ग पोजीशन में आ सकता है। यानी कि लॉन्ग पोजीशन का मतलब होता है कि मैं यहां पर लेट्स से केस मैं एक लॉन्ग पोजीशन में आ गया कि मैं खरीदना चाहता हूं, ओके लेकिन अभी नहीं, लेट्स से आफ्टर 1 मंथ मैं इसे खरीदना चाहता हूं, तो मैं लॉन्ग पोजीशन में आ गया, आज की डेट में इसको खरीद लिया, मुझे पता है कि आगे जाकर के मुझे यहां पर प्राइस मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर मैं उसके हिसाब से इस पोजीशन में बाइंग पोजीशन में आ गया, मेरे पास अभी फंड्स अवेलेबल नहीं है, मुझे सिर्फ मार्जिन मनी तो पे करनी है एंड आफ्टर द पर्टिकुलर टाइम पीरियड मेरे पास फंड्स मुझे पता है कि आ जाएंगे तो मैं इसमें परचेज कर सकता हूं। दैट इज मेन फंडामेंटली टू शॉर्ट हेजिंग एंड द लॉन्ग हेजिंग ओवर देयर। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द चेंजिंग पोर्टफोलियो ड्यूरेशन ओवर देयर। अब देखिए पोर्टफोलियो ड्यूरेशन का मतलब क्या होता है, देखिए ड्यूरेशन इज बेसिकली सिंपल कंसेप्ट। ड्यूरेशन एक बेसिक सिंपल कंसेप्ट है। अगर आपको ड्यूरेशन को सही मायने में समझना है तो ड्यूरेशन इज एक्चुअली कंसेप्ट रिलेटेड टू कि अगर आप उतने टाइम पीरियड के लिए बॉन्ड को होल्ड कर लेते हैं तो आपका इंटरेस्ट रेट रिस्क जो होता है वो यहां पर खत्म हो जाता है। तो यहां पर ड्यूरेशन की वैल्यू जितनी कम होगी उतना ज्यादा रिस्क कंपोनेंट आपके पास कम होता है। तो ओवरऑल हमारी यही डिमांड रहती है रिस्क मैनेजर्स की कि आपके पास जो ड्यूरेशन है पूरे के पूरे पोर्टफोलियो की वो यहां पर कम हो जाए, पूरे के पूरे पोर्टफोलियो की वो यहां पर कम हो जाए। ठीक है, अब यहां पर दो तरीके हो सकते हैं, एक तो हो सकता है कि जो यहां पर सिक्योरिटीज हैं, जो फाइनेंशियल सिक्योरिटीज मेरे पास हैं जिनके केस में ड्यूरेशन काफी ज्यादा हाई है, मैं उनको सेल ऑफ कर दूं, उनको क्या कर दूं, सेल ऑफ कर दूं, सिक्योर ऑफ कर दूं, तो अल्टीमेटली मेरे पास क्या होएगा, मेरे पास यहां पर पोर्टफोलियो की ड्यूरेशन कम हो जाएगी, लेकिन इसके केस में ट्रांजेक्शन कॉस्ट काफी ज्यादा बड़ी इन्वॉल्व है, राइट। तो डेफिनेटली मैं ये पार्ट नहीं करने वाला। अब उसके केस में क्या कर सकता हूं, मैं उन पर्टिकुलर पोर्टफोलियो के केस में मैं यहां पर अपने आप को क्या करूंगा, मैं उन पर्टिकुलर सिक्योरिटीज को परचेज करूंगा जिसके साथ जिनके बीच में ड्यूरेशन कम है, तो अल्टीमेटली मेरी ओवरऑल जो पोर्टफोलियो ड्यूरेशन होगी वो यहां पर कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर पर्टिकुलर ड्यूरेशन पोर्टफोलियो को मैं यहां पर सेलिंग करके भी कर सकता हूं, लेकिन उसमें हाई ट्रांजेक्शन कॉस्ट होती है, तो फ्यूचर जहां पर लोअर कॉस्ट इन्वॉल्व होती है आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं पर्पस के लिए, यानी कि मैं अपनी पोजीशन को मेंटेन करूंगा किसमें, फ्यूचर्स में मेंटेन करूंगा, ताकि मैं अपने ड्यूरेशन की ओवरऑल लेवल को यहां पर
कम कर पाऊं। लेकिन कितने फ्यूचर यहां पर मैंने खरीदने बेचने हैं उसके रिलेटेड कैसे पता लगेगा, लेट्स हैव अ लुक एट इट। तो यहां पर किन चीजों को डिटरमिन करना जरूरी है कि आपको एक्सेप्टेबल ड्यूरेशन कितनी चाहिए, डिजायर्ड ड्यूरेशन जो एक्सेप्टेबल लेवल है पोर्टफोलियो में वो कितना है, एंड आपको कितने नंबर ऑफ फ्यूचर्स को परचेज करना पड़ेगा या बेचना पड़ेगा उसके रिलेटेड। तो इन तीन चीजों को डिटरमाइन करना यहां पर काफी ज्यादा जरूरी बन जाता है, एंड इसी के बेस पर हमारे पास एक केस स्टडी है, लेट्स हैव अ लुक एट इट। तो केस स्टडी यहां पर कहती है कि एबीसी बैंक है एंड उसके पास बॉन्ड पोर्टफोलियो है जिसमें एवरेज जो वाईटीएम है वो 6% का है, ड्यूरेशन जो दी गई है 8.2 इयर्स की दी गई है, एंड फर्दर जो वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो आपके पास दी गई है वो 20 मिलियंस की है। एंड बैंक ये कंसर्न है कि आरबीआई जो है वो पॉलिसी रेट को 50 बेसिस पॉइंट्स के ऊपर इंक्रीज कर सकता है। अगर वो बेसिस पॉइंट्स को इंक्रीज करेगा तो उनको पर्टिकुलरली अपने लॉस को रिस्ट्रिक्ट करना है, 3 लाख रुपए के ऊपर लॉस को यहां पर क्या करना है, उनको पर्टिकुलरली रिस्ट्रिक्ट करना है। एंड ऐसा करने के लिए पर्टिकुलरली वो क्या करते हैं, प्लान करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के यहां पर जो बॉन्ड है उनमें वो 7% के ऊपर बॉन्ड है उनके ऊपर परचेज यहां पर अपना अपना पैसा इन्वेस्ट कर देंगे ताकि वो अपनी अंडरलाइन जो ड्यूरेशन है उसको कम कर लें। जो ड्यूरेशन दी गई है यहां पर इस अंडरलाइन पर्टिकुलर बॉन्ड की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड की, वो 7.3 ईयर्स है, एंड जो बॉन्ड है वो 98.45 रुपीज के ऊपर सेल हो रहा है। तो हमने ये पता लगाना है कि हम कितने बॉन्ड्स को बाय करें कि ओवरऑल हम अपने पर्टिकुलर जो है ड्यूरेशन उसको यहां पर रिड्यूस कर ले, एंड मोर ओवर हमारा जो रिस्क है हम उसको 3 लाख रुपए के ऊपर रिड्यूस अपने यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो हम रिस्क को कैलकुलेट करेंगे कि हमारे ऊपर टोटल रिस्क कितना है। लेट्स हैव अ लुक एट द टेबल ओवर दिया। ड्यूरेशन जो दी गई है हमारे पास जो पोर्टफोलियो उसकी 8.2 ईयर्स दी गई है। मॉडिफाइड ड्यूरेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो मॉडिफाइड ड्यूरेशन इज एक्चुअली इक्वल टू ड्यूरेशन डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर, एंड आर किसके इक्वल होता है, आर इज इक्वल टू वाईटीएम एंड फर्दर जो आपकी फ्रीक्वेंसी है, यानी कि जितने आपके पास फ्रीक्वेंसी मिल रहा है। इन जनरल अगर कुछ भी नहीं दिया है तो हम हाफ ईयरली बॉन्ड उसको मान करके चलते हैं, राइट। तो इसके केस में यहां पर सिंपली आपको ये चीजें की है उसके हिसाब से हमने जो वैल्यू सी वो पुट कर दी है। 8.2 ईयर्स यहां पर आ गई, 6% आपके पास वाईटीएम दिया गया था ऊपर, एवरेज वाईटीएम जो है डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, एंड फर्दर आपके पास क्या बन गया, इट इज बेसिकली रिलेटेड टू 2। क्यों किया है, क्योंकि यहां पर हम कंसीडर करते हैं अगर क्वेश्चन साइलेंट है रिलेटेड टू कि कितनी बार आपको कूपन मिल रहा है, तो बेसिकली यू कंसीडर कि आपको हाफ ईयरली कूपन मिल रहा है, राइट। तो यहां पर हमने मॉडिफाइड ड्यूरेशन कैलकुलेट कर लिया है। अब मॉडिफाइड ड्यूरेशन जब आप कैलकुलेट कर लेते हैं ना, तो अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट चेंज होता है तो एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि आपके पास परसेंटेज गेन कितना होगा बॉन्ड प्राइसेस में, दैट कैन इजीली बी कैलकुलेटेड यूजिंग द माइनस ऑफ परसेंटेज ऑफ एमडी मल्टीप्लाइड बाय द परसेंटेज चेंज इन द यील्ड। परसेंटेज चेंज इन द यील्ड होता है, ठीक है। तो एमडी मेरे पास कितना है, इट इज -7.9612 मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज चेंज इन यील्ड कितना है, 0.5% है ना। आपको यही तो बताया गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सपेक्टेड है, आरबीआई एक्सपेक्ट कर रही है कि यहां पर पॉलिसी रेट को कब यहां पर वो चेंज कर देगी, इंक्रीज कर देगी 50 बेसिस पॉइंट। अगर 50 बेसिस पॉइंट इंक्रीज करेंगे तो डेफिनेटली अगर इंक्रीज करते हैं, अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है तो बॉन्ड प्राइस क्या होता है, कम होता है। तो ये वैल्यू जो होगी वो मेरा बेसिकली लॉस कैलकुलेट हो रहा है। तो इसके हिसाब से हमने कैलकुलेट कर लिया, ये वैल्यू कितनी बन के आ रही है, इट कम्स आउट टू बी 3.9806%। ये परसेंटेज का यील्ड का डिफरेंस हमें मिलने वाला है, ठीक है। ये यील्ड का डिफरेंस हमें मिलने वाला है, एंड इसको अब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे पोर्टफोलियो के साइज के साथ, यानी कि 20 मिलियन के साथ मल्टीप्लाई किया तो 7,96,120 का हमारा लॉस बन जाएगा। जबकि हमें रिस्ट्रिक्ट करना है 3 लाख रुपए के ऊपर, हमें अपने लॉस को रिस्ट्रिक्ट कर लेना है 3 लाख रुपए के ऊपर। अब इसके लिए हमारी टारगेटेड ड्यूरेशन कितनी है, अवर टारगेटेड ड्यूरेशन हमारे पास कितनी दी जाइए यहां पर, इट इज पर्टिकुलरली टारगेट ड्यूरेशन मेरे पास कितनी दी है, अगर मैं अपने लॉस को करना चाहता हूं दैट कैन बी कैलकुलेटेड। अगर मैं लॉस को अपने मेंटेन करना चाहता हूं 3 लाख के ऊपर, सो 3 लाख हो जाएगा डिवाइडेड बाय जो आपके पास पोर्टफोलियो का साइज है, पोर्टफोलियो का साइज है वो हो गया, एंड फर्दर मल्टीप्लाइड बाय जो मेरे पास यहां पर पर्टिकुलरली मैं जो पर्टिकुलर ड्यूरेशन को अपने लेकर के आना चाहता हूं, टारगेटेड ड्यूरेशन को कैलकुलेट करना चाहता हूं, उसके हिसाब से वाई टाइम को कैलकुलेट कर लेंगे। दैट विल बी इक्वल टू 1 प्लस 0.06 डिवाइडेड बाय 2 हो गया तो 0.03 हो गया, एंड फर्दर डिवाइडेड बाय द 0.005, यानी कि जो परसेंटेज चेंज इन यील्ड आ रही है उसके हिसाब से, ठीक है। तो यहां पर 0.005 हो गया, एंड ये चीज को बस आपको याद रखना है, यू नीड टू बेसिकली क्रैम दिस थिंग, यानी कि आपको जो आप लॉस रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हो वो डिवाइडेड बाय टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू, वो मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस वाईटीएम एंड डिवाइडेड बाय द 0.005, ठीक है। तो यहां पर 1 प्लस आर था एंड डिवाइडेड बाय 1.00 डिवाइडेड बाय द कि जो आपके पास परसेंटेज यील्ड चेंज हुई है उसके बारे में। इसके थ्रू हमने कैलकुलेशन की है, तो टारगेटेड ड्यूरेशन हमारी आ रही है dt कितनी आ गई, वी कैलकुलेटेड टू बी 3.09। अब इसके हिसाब से वी नीड टू कैलकुलेट कि हमें यहां पर
कितने यहाँ पर लॉट्स को परचेज करना है। तो dt की वैल्यू कितनी है, ये फॉर्मुला यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, dt इज इक्वल टू 3.09। डी की वैल्यू कितनी थी पोर्टफोलियो की, 8.2 ओवर दिया। पीटी इज बेसिकली रिलेटेड वर्ड कि जो आपके पास पोर्टफोलियो है आपके पास, ठीक है, जो आपके पास पोर्टफोलियो है पर्टिकुलरली उसकी वैल्यू होगी, दैट इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू 20 मिलियन ओवर दिया। एंड डीसीटीडी क्या हो गया, जो पर्टिकुलरली आपके पास जो रेफरेंस फ्यूचर है उसकी आपके पास जो पर्टिकुलर वैल्यू है उसके बारे में हो गया, यानी कि 7.3 हो गया, मल्टीप्लाइड बाय आपके पास जो प्राइस है उसका वो हो गया। एंड फर्दर आपके यहां पर लॉट साइज भी दिया गया कि एक लॉट साइज में कितने हैं, तो यहां पर बताया गया है कि आपके पास वन लॉट साइज इज इक्वल टू 2 लाख फेस वैल्यू। एंड फर्दर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटी इक्विवेलेंट टू 2000 यूनिट्स, आपको 2000 यूनिट्स यहां पर लेने पड़ेंगे तब वहां पर वो बनता है, ठीक है। तो उससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, लॉट साइज से मल्टीप्लाई कर दिया। एंड हेयर वी विल बी कैलकुलेटिंग, हमारे पास ये नंबर आ गया, दैट इज इक्वल टू 71.10। एंड हेंस वी कैलकुलेट कि आपको 72 जो फ्यूचर्स हैं उनको पर्टिकुलरली शॉर्ट करना पड़ेगा। माइनस का मतलब है कि आपको शॉर्ट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से यहां पर आप अपने जो भी पर्टिकुलर प्राइसिंग है उसको आप सेट कर सकते हो, राइट। ये चीज क्लियर होगी है, ये चीज क्लियर होगी। इस तरह से आप अपने आप को सेव कर सकते हो एंड अपनी ओवरऑल ड्यूरेशन को कम कर सकते हो। ओके, सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू दिस वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो फटाफट से वीडियो को रेट कर दीजिए। एंड आल्सो इफ यू वांट टू गेट ऑल द पीडीएफ्स फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आपको यहाँ पर iibf.info पर जाना है, यहाँ पर जाकर के आपको CAIIB के ऊपर क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पर जाकर के आपको फ्री ऑफ कॉस्ट साइन अप कर लेना है। एंड साइन अप करने के बाद सिंपली पीडीएफ सेक्शन पर जाइए एंड यहाँ पर सारी की सारी पीडीएफ अवेलेबल है। अगर वीडियो पसंद है तो फटाफट से लाइक कर दीजिए। अगर किसी तरह की क्वेरी है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ जरूर शेयर करना ताकि वो भी इस वीडियो को गो थ्रू कर पाए। थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।